हमारी धरती के निर्माण और उसमें जीवन की शुरुआत को लेकर अब तक हम 2 पार्ट बना चुके हैं, जिसके जरिए आप पृथ्वी के इतिहास को समझ सकते हैं। 2 पार्ट्स के बाद आज इस तीसरे पार्ट में हम धरती पर मानव जीवन की शुरुआत के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विशालकाय डायनासोर्स के अंत के बाद स्तनधारी जीवों ने खुद में क्या बदलाव किए। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो। पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी ने अपने निर्माण से लेकर अब तक कई तरह के परिवर्तनों का सामना किया, जिसमें वो आग के गोले की तरह सालों तक जलती रही और फिर बर्फीले ग्रह में तब्दील हो गई। लेकिन इन बदलावों के कारण ही पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण हुआ, भूमि के टुकड़े आपस में जुड़े और फिर भूकंपीय तरंगों से एक दूसरे से टूटकर अलग भी हो गए। भूमि के ये छोटे टुकड़े समुद्री लहरों के साथ सफर करते हुए जब किसी दूसरे भूभाग से जुड़े तो उस टक्कर की वजह से विशालकाय पहाड़ों का निर्माण हुआ था। हिमालय का निर्माण भी इसी तरह हुआ है, जब भारत का भूमिखंड समुद्री यात्रा तय करते हुए एशिया के जमीन हिस्से से जा टकराया था। इस तरह पृथ्वी पर अलग अलग देशों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जहां विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जीवों की कई प्रजातियां रहती थीं। हालांकि एक विशालकाय उल्कापिंड की टक्कर की वजह से धरती पर विशाल और 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले सभी जीव खत्म हो गए थे, लेकिन स्तनधारी जीव इस विध्वंस में जीवित बच गए और उन्होंने पृथ्वी के बढ़े हुए तापमान को झेलने के लिए जमीन के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। इस तरह सालों साल ये प्रक्रिया चलती रही और आखिरकार इंसान का अस्तित्व सामने आया। तो चलिए इस इंसान के विकास क्रम को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। डायनासोर्स के अंत के बाद इंसान की उत्पत्ति। डायनासोर्स के अंत के बाद स्तनधारी जीवों को खुलकर जीने और अपने शारीरिक अंगों में बदलाव करने का मौका मिला, जो बदलते परिवेश के कारण उनके डीएनए में हो रहा था। इन बदलावों की वजह से स्तनधारी जीव अलग अलग प्रजातियों में विकसित होते चले गए और उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। इन्हीं स्तनधारी जीवों के लाखों साल के विकास क्रम के बाद चिंपैंजी और बंदरों की प्रजातियां विकसित हुईं, जिन्हें इंसान का पूर्वज माना जाता है। ये जीव 4 पैरों पर चलते थे और पेड़ों पर रहते थे। इनके खाने पीने और रहने की सबसे अच्छी जगह जंगल था, लेकिन आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पहले जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल धीरे धीरे कम होने लगे और घास के मैदान बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से पेड़ों पर रहने वाले जीवों को मैदानी इलाकों की तरफ जाना पड़ा। इन मैदानी इलाकों में फल फूल और घास खाने वाले जानवर रहते थे, जबकि उनका शिकार करके अपना पेट भरने वाले मांसाहारी जीव भी वहीं रहते थे। आज से तकरीबन 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी काफी हद तक आज की तरह दिखाई देने लगी थी, जिसका वातावरण और तापमान सब कुछ जीवन जीने के लायक था। लेकिन इसके बावजूद भी पृथ्वी पर इंसानों की कमी थी, जो आगे चलकर धरती को एक नया ही रूप प्रदान करने वाला था। लेकिन आज से तकरीबन 40 लाख साल पहले पृथ्वी के गर्भ में एक बार फिर हलचल हुई, जिसकी वजह से अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया था। उस पर्वतमाला को आज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली या ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस पहाड़ के विकसित हो जाने से धरती पर बड़े बदलाव होने वाले थे। दरअसल ये पहाड़ जिस जगह पर खड़ा था, उसके ठीक पीछे अफ्रीका का बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जीव जंतु रहते थे, लेकिन अचानक से पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाने के कारण जंगल तक आने वाला मॉनसून पहाड़ की दूसरी तरफ ही बरस जाता था। बरसात न होने की वजह से हरे भरे जंगल पूरी तरह से खत्म हो गए, जिसकी वजह से वहां रहने वाले जीव जंतुओं को भोजन की कमी होने लगी थी। उन्हीं जीवों में इंसान के पूर्वज या यूं कहें कि बहुत दूर के रिश्तेदार भी शामिल थे, जिन्हें पायरोलापिथेकस और पायरोला के नाम से जाना जाता है। इंसानी परिवार की शुरुआत इसी प्रजाति के जीव से हुई थी, क्योंकि पायरोलापिथेकस ही सबसे पहले खाने की तलाश में मैदानी इलाकों की तरफ आगे बढ़े थे। इस तरह विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। पायरोलापिथेकस अफ्रीका के जंगल में रहते थे और खाने के लिए फलों पर निर्भर थे। उनका शरीर काफी भारी भरकम और बड़ा था, इसलिए उन्हें एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए टहनियों पर लटकना पड़ता था। हालांकि कभी कभी पायरोलापिथेकस हाथों से टहनियों को पकड़ते हुए अपने 2 पैरों पर चलते थे।
इस तरह पायरोलापिथेकस ने 2 पैरों पर चलने की क्षमता को मैदान पर नहीं बल्कि पेड़ों और टहनियों पर विकसित किया था, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें काफी फायदा मिलने वाला था। लेकिन जंगल के सूख जाने के बाद पायरोलापिथेकस भोजन की तलाश में आगे बढ़ गए और मैदानी इलाकों तक पहुंच गए। हालांकि सभी पायरोलापिथेकस एक ही दिशा में आगे नहीं बढ़े, बल्कि उन्होंने अपने ग्रुप के हिसाब से अलग अलग जगहों की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जो पायरोलापिथेकस भोजन की तलाश में मैदानी इलाकों तक आए, सिर्फ वही आगे चलकर इंसानों में तब्दील हुए। वहीं जो पायरोलापिथेकस दूसरे जंगलों तक पहुंचने में कामयाब हुए, वो बंदर और चिंपैंजी की प्रजातियों में विकसित हुए। दरअसल विकास का क्रम आसपास के परिवेश और जरूरत पर निर्भर करता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे पूर्वज पायरोलापिथेकस के साथ। जो पायरोलापिथेकस मैदानी इलाकों तक गए, उन्हें भोजन खोजने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उनके डीएनए में परिवेश के हिसाब से बदलाव होने लगे। वहीं जो पायरोलापिथेकस दूसरे जंगलों तक पहुंचे, उन्हें आसानी से भोजन मिल गया था, इसलिए उनके शरीर में जरूरत के हिसाब से बेहद कम विकास हुआ। डीएनए में बदलाव से शुरू हुई विकास प्रक्रिया। किसी भी जीव के शरीर में डीएनए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। जिस तरह आपके लैपटॉप या मोबाइल को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक उसी तरह किसी भी जीव के शरीर में डीएनए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। एक शिशु से वयस्क इंसान बनने और शरीर में हर नई कोशिका के पैदा होने के लिए यही डीएनए जिम्मेदार होता है, जो समय के साथ अपडेट होता रहता है। दरअसल डीएनए में आसपास के परिवेश और वातावरण की वजह से बदलाव होते रहते हैं और नए गुण यानी फीचर शामिल होते हैं। ये बदलाव हमारा शरीर महसूस करता है और डीएनए उन बदलावों के हिसाब से परिवर्तन करने लगता है। डीएनए में बदलाव के कारण ही नई कोशिकाएं विकसित होती हैं। हर जीव का रंग, रूप और आकार डीएनए ही निर्धारित करता है। ऐसे में जब जंगलों के समाप्त हो जाने के बाद पायरोलापिथेकस के कुछ ग्रुप मैदानी इलाकों तक गए, तो वहां पहुंचने के बाद उनके शरीर ने परिवेश के बदलावों को महसूस किया। इस तरह समय के साथ पायरोलापिथेकस के डीएनए में बदलाव होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से आगे चलकर इंसान की उत्पत्ति हुई। हालांकि ये विकास प्रक्रिया कोई 1 या 2 साल में पूरी नहीं हुई, बल्कि इसे पूरा होने में लाखों वर्षों का समय लगा। इस तरह पायरोलापिथेकस के रूप में पेड़ों से उतरकर अफ्रीका के मैदानी इलाकों में पहला कदम रखने वाले हमारे पूर्वज आर्डीपेथेकस रेमिडस के रूप में विकसित हो गए थे। आर्डीपेथेकस रेमिडस के दिमाग का आकार एक संतरे के बराबर था, जबकि उनकी लंबाई 4 फीट के करीब थी। सैकड़ों साल तक चले विकास क्रम के बाद आर्डीपेथेकस रेमिडस ने जमीन पर बिना किसी सहारे के 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके हाथ अब खाली हो चुके थे। अब आर्डीपेथेकस रेमिडस को जमीन में चलने और भोजन इकट्ठा करने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती थी, जबकि वो अपने हाथों का इस्तेमाल चलते फिरते खाना खाने के लिए करने लगे। इस तरह विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही और आज से तकरीबन 23 लाख साल पहले होमो हैबिलस की प्रजाति अस्तित्व में आई, जिनका दिमाग पहले के मुकाबले काफी विकसित और बड़ा हो चुका था। होमो हैबिलस ही वो जीव थे जिन्होंने पहली बार पत्थर से हथियार बनाए थे और उनका इस्तेमाल चीजों को तोड़ने के लिए किया था। होमो हैबिलस पत्थर के धारदार हिस्से से चीजों को काटने की कला सीख गए थे, जिसकी वजह से जब वो पत्थर को पकड़ते तो उनकी मुट्ठी और अंगूठों को मजबूती मिलने लगी थी। इस तरह पत्थर से हथियार बनाने की कला सीखने के बाद विकास क्रम जारी रहा और होमो इरेक्टस की नई प्रजाति अस्तित्व में आई। ये वही प्रजाति थी जो पत्थर से तैयार किए गए हथियारों की मदद से दूसरे जीवों का शिकार किया करते थे। होमो हैबिलस दूसरे जीवों के मुकाबले ज्यादा समझदार और कुशल शिकारी थे, जिन्होंने पत्थर को आपस में घिसकर आग की खोज की थी। होमो हैबिलस का दिमाग भी काफी अच्छी तरह से विकसित हो चुका था। ऐसे में आग की खोज इंसानी उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आग में न सिर्फ कच्चे मांस को पकाया जा सकता था, बल्कि आग अंधेरे को दूर करने, जंगली जानवरों से बचाने और शरीर को गर्मी देने का काम भी करती थी।
आग की खोज के साथ ही होमो हैबिलिस ने ग्रुप्स की जगह परिवारों में रहना शुरू कर दिया और इकट्ठा शिकार करके उसे आग में पकाकर खाने लगे। इस तरह होमो हैबिलिस को आग में पके मांस को खाने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी, जबकि उनके जबड़ों और दांतों पर भी कम जोर पड़ता था। पका हुआ भोजन खाने और कम ऊर्जा खर्च करने की वजह से होमो हैबिलिस के दिमाग को ज्यादा मात्रा में कैलोरी और प्रोटीन मिलने लगा, जिसकी वजह से उनका दिमाग काफी बड़ा और विकसित हो गया था। आज से करीब 2 लाख साल पहले होमो हैबिलिस का शारीरिक ढांचा काफी हद तक आज के इंसान की तरह विकसित हो चुका था, जबकि उनकी आवाज की नली भी नीचे की तरफ आ चुकी थी। आवाज की नली के विकसित हो जाने की वजह से हमारे पूर्वज अब ज्यादा जटिल और साफ आवाज निकालने में सक्षम हो गए थे, जिसकी वजह से वो आपस में खुलकर बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान करते थे। बोलने और सुनने की समझ विकसित होने के बाद इंसान के पूर्वजों में आखिरी बदलाव आने वाला था, जिसके बाद इंसान की उत्पत्ति होनी थी। होमो हैबिलिस ने खेती करने और घर बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसकी वजह से उनके भोजन की कमी पूरी हो जाती थी। वहीं घर या बस्ती का निर्माण करने की वजह से उन्हें मौसम की मार झेलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह विकास का क्रम आगे बढ़ता चला गया। आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वज शिकार करने, आग का इस्तेमाल करने, हथियार चलाने, खेती करने, घर बनाने और बातचीत करने के सभी गुण विकसित कर चुके थे, जिसकी वजह से होमो सैपियंस यानी हम इंसान अस्तित्व में आए। होमो सैपियंस ने जमीन के एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक पहुंचने के लिए लंबी यात्राएं की, जिसकी वजह से इंसान सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रहे। होमो सैपियंस ने दूसरे महाद्वीपों में जाने और वहां घर बनाने का फैसला किया, जिसकी वजह से इंसान पृथ्वी के अलग अलग कोनों तक पहुंचने में कामयाब हो पाए। आज से तकरीबन 50,000 साल पहले हिमयुग की शुरुआत हुई और नॉर्थ पोल का हिस्सा बर्फ में जमने लगा था, लेकिन इंसान चीन और ऑस्ट्रेलिया की जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। आज से 30,000 साल पहले ये इंसान यात्रा करते हुए यूरोप की जमीन पर पहुंच गए। इसी यात्रा के दौरान मनुष्य ने साइबेरिया की बर्फीली परिस्थितियों में भी खुद को जिंदा रखने के गुण विकसित कर लिए थे। इस तरह इंसान ने अफ्रीका से सफर शुरू करते हुए पृथ्वी के हर कोने की यात्रा की, अलग अलग परिवेश में जीवित रहे और विकास के क्रम को आगे बढ़ाते रहे। इस तरह इंसान ने समुद्री इलाकों से लेकर पहाड़, रेगिस्तान और बर्फीले इलाकों में अपनी पसंद के हिसाब से बस्तियां बसा ली और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चले गए। इस तरह अलग अलग जगह और परिवेश में रहने की वजह से इंसान ने अपने कपड़ों और खान पान की जरूरत का भी खास ख्याल रखा, जिसकी वजह से हर जगह का रहन सहन और खान पान अलग हो गया। समुद्री इलाकों के आसपास रहने वाला इंसान सी फूड पर निर्भर रहता था और हल्के कपड़े पहनता था। वहीं बर्फीली और ठंडी जगहों पर रहने वाले मनुष्य ने ज्यादा मांस खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे उनके शरीर को गर्माहट मिलती थी। इसके अलावा वो ऊनी और बड़े कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, जबकि पहाड़ी जगहों पर रहने वाला इंसान फल फूल और खेती पर निर्भर था, जबकि वहाँ का पहनावा गर्म वस्त्रों पर निर्भर करता था। इसी तरह रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोग भी शिकार और कम पानी में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते थे, जो गर्मी से बचने के लिए हल्के कपड़े पहनते थे। इस तरह इंसान जिस जगह पर जिस परिवेश में रहा, उसने उसी तरह के खान पान और पहनावे को अपना लिया। यही पहनावा और खान पान पीढ़ी दर पीढ़ी एक इंसान से दूसरे इंसान को विरासत के रूप में मिलती चली गई, जिसे आप और हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। विभिन्न जलवायु में रहने की वजह से इंसान के रंग, रूप और शारीरिक आकार में बदलाव आए, जिसके लिए हमारा डीएनए ही जिम्मेदार था। इंसान ने जरूरत के हिसाब से खेती की और मवेशियों को पालकर दूध, दही और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन शुरू कर दिया। इस तरह इंसान का विकास क्रम भी लगातार चलता रहा, जिसकी वजह से अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों का जन्म हुआ। इंसान ने विज्ञान, गणित और आयुर्वेद के जरिए बीमारियों और ब्रह्मांड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया, जिसकी वजह से एक विकसित समाज को तैयार करने में मदद मिली। इंसान ने बदलते समय के साथ घरों और बिल्डिंग्स का निर्माण किया, यंत्र बनाए और यात्रा करने के लिए ट्रेन, हवाई जहाज और नाव को विकसित किया।
इस तरह इंसान ने विकास के क्रम में आगे बढ़ते हुए विज्ञान और तकनीक की मदद से आज के आधुनिक समय का निर्माण किया, जिसे आप और हम महसूस और देख सकते हैं। लेकिन इंसान का ये विकास क्रम अभी भी पूरी तरह से रुका नहीं है, क्योंकि विकास का सिद्धांत यही कहता है कि विकास कभी नहीं रुकता। इसलिए हमें अभी और भी आगे जाना है, नए बदलावों को देखना और समझना है, जिसकी वजह से भविष्य में नई तकनीक और चीजों का विकास होगा, लेकिन विकास क्रम निरंतर चलता जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह डायनासोर्स के अंत के बाद इंसान की उत्पत्ति हुई थी, जिसे पूरा होने में कई लाख साल का समय लगा। लेकिन हम आज भी विकास की प्रक्रिया में शामिल हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर हमें नई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यही चुनौतियां नई तकनीक और आधुनिक युग को जन्म देंगी, जिस तरह हमारे पूर्वजों ने चुनौतियों का सामना किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।